हाय व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो बेस्ड है सेट्स पे। ठीक है, तो आज हम लोग सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सेट्स का इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सेट्स जो है ये सेट्स ऐसा चैप्टर है जिसका इस्तेमाल आपको क्लास 12th के लिए रिलेशन, क्लास 12th कहिए या फिर 11th कहिए, 11th की भी बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी एंड ज्योमेट्री। तो दोस्तों, सेट्स जो है, सेट्स इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि जब तक आपका सेट्स क्लियर नहीं है तब तक आपको रिलेशन एंड फंक्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रॉब्लम होगा, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा और ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से बेहतर समझना है तो आपको सबसे पहले सेट्स को बेहतर क्लियर करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं सेट्स के बारे में। ठीक है, देखिए सेट्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सेट्स। देखिए, सेट्स को हम डिफाइन करने के लिए बात करते हैं अ वेल डिफाइंड collection of a data is called set। यानी किसी भी चीज़ को अगर हम वेल डिफाइंड तरीके से अगर हम कलेक्शन कर दें, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेट्स। तो दोस्तों, एक्चुअली हम अपनी लैंग्वेज में समझें, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझें कि वो चीज़ें, जो चीज़ आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपको पता है कि इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, वो चाहे हम हों या आप हों, ये सारे लोग जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर हैं। तो एक्चुअली ये रिवर्स ऑफ इंडिया जो है वो एक तरह से सेट्स हैं। ठीक है, यानी जिसके आंसर्स में वेरिएशन आ गया, यानी आपके हिसाब से कुछ और किसी क्वेश्चन का जवाब हो सकता है और मेरे हिसाब से कुछ और, थर्ड पर्सन के हिसाब से कुछ और जवाब हो सकता है, तो वो सेट नहीं बना सकता। ठीक है, यानी सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी सेट उसी को कहेंगे जिसका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया रिवर्स ऑफ इंडिया, या फिर हम कहें अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको पता है कि कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं। ये मैं हूँ या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर उठा लिया जाए और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो वो वही आंसर देगा जो हमारे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा। ठीक है, या फिर मैं बात करूँ कलर्स ऑफ रेनबो, तो दोस्तों रेनबो के जो कलर्स होते हैं ये पूरी दुनिया को पता है कि कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं, और कौन कौन से कलर होते हैं ये भी सबको पता है। ठीक है, तो अ सेट ऑफ रेनबो या सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, इसको अगर हम कहें तो क्या है, ये भी एक सेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ नोटेशंस की भी बात करते हैं कि सेट्स में कुछ नोटेशंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी हम चर्चा कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। तो ये है आपके स्क्रीन पे कुछ नोटेशंस जिसका इस्तेमाल हम सेट्स में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है एन, यानी कैपिटल एन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एन जहाँ भी आपको दिख जाए कैपिटल एन, तो आपको यही सिंपल भाषा में समझनी है कि एन फॉर नेचुरल नंबर, यानी एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे हमने एन को किससे रिप्रेजेंट किया है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जेड, अगर कैपिटल जेड दिख जाए तो इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर।
ठीक है, यानी जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, ठीक। क्यू यानी कैपिटल क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपको रेशनल नंबर को, यानी हमने यहाँ पे क्यू को क्या बना दिया, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है। और भी कुछ नोटेशंस हैं, जैसे अगर हम कैपिटल आर ले लेते हैं तो कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। उसी तरीके से ओ आ जाए तो इस तरीके से कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से हम सेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से नोटेशन आ जाए n प्लस, यानी हम बात करेंगे इसकी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। उसी तरीके से अगर z प्लस आपको मिल जाए तो इसका मतलब आप समझेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसी तरीके से आपको q प्लस मिल जाए तो इसका मतलब आप समझेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपके नोटेशंस जो सेट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो सेट्स में इस्तेमाल होने वाले हैं, उनको भी एक एक करके देखेंगे। तो ये स्क्रीन पे हैं आपके कुछ नोटेशंस जिसका इस्तेमाल आपको सेट्स में किए जाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने साइन रखा है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन यानी इस सिंबल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ये सिंबल है आपका लेस देन का, लेस देन, ठीक है। ये सिंबल है आपका ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये साइन है आपका लेस देन और इक्वल टू। ये सिंबल जो है वो आपका एक ग्रीक लेटर है, इसका नाम है अपसाइलन, इसको लिख देते हैं EPSILON, अपसाइलन बोलते हैं ये सिंबल को ग्रीक लेटर में, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल होता है बिलोंग्स टू के लिए। अगर कोई सेट दे दिया गया, उसका एलिमेंट्स दे दिया गया, तो एलिमेंट्स उस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, अपसाइलन से, जिसका मीनिंग होता है, जिसका मतलब हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या कंटेंट इन, या बोलते हैं कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। ये अपसाइलन बना करके काट दिया गया, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये फाई यानी ये ग्रीक लेटर में इसे फाई बोलते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एम्प्टी सेट के लिए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फाई, ठीक है। और ये होता है एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये है ओवरऑल, इसे बोलते हैं ओवरऑल, ठीक है। ये है सिंबल आपका सबसेट यानी सेट का छोटा हिस्सा जो होता है उसे सबसेट बोलते हैं। ये सबसेट और इक्वल टू बोलते हैं इसे, सबसेट और इक्वल टू। ये है सबसेट बना करके सिंबल को काट दिया गया, नॉट सबसेट ऑफ बोलते हैं या टू बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका यूनियन, ठीक है। यूनियन बना है आपका यूनिवर्सल से, ठीक है। ये है आपका इंटरसेक्शन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका कॉमन, ये कॉमा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में एंड के लिए,
यानी इसको एंड पढ़ते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है। ये है इम्प्लाइज और इससे पढ़ते हैं डबल इम्प्लाइज या टू वे इम्प्लाइज। इसको पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। एक्चुअली ये रेशियो है बट इसे पढ़ते हैं हम मैथमेटिकल टर्म्स में सच दैट। और ये ए डैश कहें या ए कोई सेट है, इस पर अगर कोई ऐसा कॉमा लग जाए तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो ये है आपके नोटेशन जिनका इस्तेमाल 1 बाय 1 करके हम सेट्स के चैप्टर में इसको देखेंगे और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब कुछ और भी टर्म्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे सेट्स को हम किस किस रूप में, किस किस मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी सेट्स को हम दो मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। एक है आपका रोस्टर फॉर्म जिसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो उनको भी हम देख लेते हैं क्या है। तो ये दो मेथड्स हैं आपके सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वो है जिसको जिस भी किसी सेट्स को हम एज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर दें वो होगा आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। यानी किसी एलिमेंट को हम बाय द कॉमा उसे रिप्रेजेंट करें किसी सेट्स के अंदर या किसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, उसे बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और उसी सेट्स को यदि हम बाय स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है। जैसे आपके पास कोई सेट्स दे दिया गया, बोला गया 1 2 3 4 ... 100, ठीक है। ये क्या है, एक सेट है। सेट्स को सबसे पहली बात कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होता है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं कॉमा के बाद वो सारे एक एक एलिमेंट कहे जाएंगे। यानी ये सेट्स का एलिमेंट 1 है एक एलिमेंट, ये 2 है दूसरा एलिमेंट, 3 है तीसरा एलिमेंट, 4 है चौथा एलिमेंट। या कोई और भी हम सेट्स ले लेते हैं जो सेट बी है, मान लेते हैं कोई ए है, बी है, सी है, या फिर ऐसे ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या है, वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो हमने वॉवेल्स की एक सेट बना दी जिसमें पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट आई है, चौथा एलिमेंट ओ है और पांचवा एलिमेंट यू है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, सेट्स हैं, ठीक है। और सेट्स के अंदर जो ये टर्म्स दिख रहे हैं वो क्या है, एलिमेंट कहे जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स को हमने देखा कि ये दोनों सेट्स जिस तरीके से लिखे गए हैं वो कौन से फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। यानी ये सेट्स के लिखने का जो ढंग है वो जो तरीका है उसे बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं बाय स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करूं तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी बिल्ड करते हैं उसे, इस सेट को हमने बिल्ड किया वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों में अंतर क्या है, पहले इस दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। तो देखिए अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन 101, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में जिस सेट को हम लिखते हैं उसके 3 टर्म्स होते हैं। एक तो टर्म्स ये मिल गया यहाँ से यहाँ तक, और एक टर्म यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ठीक है। ये x वो टर्म्स हैं जिसको लिया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बातें कही जा रही है, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है होता है ये रिप्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ नंबर को, किसको, टाइप्स ऑफ नंबर को, टाइप्स ऑफ नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ नंबर को, रेंज ऑफ नंबर्स को, ठीक है। यानी दो इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये x बिलोंग्स टू n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप्स ऑफ नंबर को, और 1
इज लेस देन और इक्वल टू x but less than or equal to less than 101 is represented by the range of numbers। ठीक है, यानी ये रेंज ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये टाइप्स ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी भी सेट का अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है तो उसके दो मेन फैक्टर हमें पता होना चाहिए। कौन कौन? एक पहला वो कि टाइप्स ऑफ नंबर, वो किस तरह के नंबर हैं। ठीक है, यानी किस तरह के नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है वो ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी रेंज क्या है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, वो हमें रेंज ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि हमने क्या किया कि अगर मैं इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इस नंबर को 1 1 करके हमें कहाँ तक लिखना होगा? 100 तक लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक? 100 तक। हम डॉट डॉट इस तरीके से करके नहीं दिखा सकते। ठीक है, यानी एक एक एलिमेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो एक एक एलिमेंट लिखने के लिए 100 तक मुझे काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, और काउंटिंग लिखनी पड़ेगी तो बहुत सारा स्पेस हमारा कवर होगा उसमें। यानी हम रोस्टर फॉर्म को लिखें तो लंबा मेथड है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए किसी सेट्स को। ठीक है, लेकिन अगर उसी रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसी सेट्स को हम बिल्डर के फॉर्म में अब हम इतने छोटे से रूप में भी, इतने छोटे फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा किसके बारे में? उसी रोस्टर फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो ये दो मेन तरीके हैं किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा सेट्स देखते हैं बी वाले को। बी वाले को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x such that x belongs to vowels, x belongs to vowels, या फिर ऐसे बोल सकते हैं x belongs to English alphabet, English alphabet and x is a vowel। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमने इसी चीज़ को इस फॉर्म में बाय स्टेटमेंट लिख दिया तो ये कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका है रोस्टर फॉर्म और इसी का हमने सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी मेथड्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ सेट इन वेरी सिंपल टर्म्स। ठीक है, यानी किसी भी सेट्स को हम बहुत ही सिंपल तरीके से कम स्पेस में सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर के आएंगे इसी सेट्स का सेकेंड लेक्चर, जो बेस्ट होगा आपके टाइप्स ऑफ सेट्स पे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।